2 से 2.5 साल के गैप के बाद गवर्नमेंट फाइनली मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सीरियस हो गई है रियल एस्टेट सेक्टर को लेके, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिसेंटली एक बड़ा जबरदस्त लेटर आया है जिसके अंदर 11 लोगों की एक टास्क फोर्स जो है वो बनाई गई है फॉर इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर इन पाकिस्तान। और इसके अंदर ना सिर्फ मिनिस्टर्स बल्कि इंडस्ट्री के प्रोमिनेंट लोग भी मौजूद हैं जो कि इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे और अगले 1 महीने के अंदर ये लोग बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की रिफॉर्म्स करने वाले हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक डिटेल्ड समरी मंगवाई है जिसका मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। खैर, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन है ये 11 लोग। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड वर्क है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फॉर रेवेन्यू है, मेजर जनरल दिलावर खान साहब हैं जो कि डीजी वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन है पाकिस्तान आर्मी से। उसके बाद चेयरमैन FBR हैं, DG FGEHA हैं, सरदार ताहिर महमूद साहब अ प्रोमिनेंट पर्सन, द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो है इन्होंने माशाल्लाह से की हुई हैं। मिस्टर उस्मान अनवर साहब हैं, MD अर्बन डेवलपर्स। फिर मोहम्मद हसन बख्शी साहब हैं, चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। मिस्टर SM नबील साहब हैं, चेयरमैन नॉर्थ हैं ये एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट। और SM नबील साहब के बारे में आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दीन प्रॉपर्टीज़ और दीन टेक्सटाइल। इनका रियल स्टेट सेक्टर के अंदर माशाल्लाह से बड़ा रोल रहा है एंड मेजर डेवलपमेंट्स इन फैसलाबाद ये इस वक्त कर रहे हैं। तो क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। और 11वां बंदा आपको बता दूं, हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान साहब, ex MPA पंजाब। अच्छा, ये सारे लोगों के अंदर जो 4 लोग हैं वो फ्रॉम इंडस्ट्री हैं, जिनके कह लें कि बड़ी अच्छी बात है कि उनके रियल स्टेट से बड़े अच्छे लिंक्स हैं और उनके कंसर्न्स भी हैं अबाउट रियल स्टेट। तो क्योंकि जब इस तरह के लोग इस तरह की टीम का पार्ट होते हैं तो वो आपका और मेरा फ़ायदा भी देखते हैं और वो देखते हैं कि गवर्नमेंट का फ़ायदा भी किस में है। तो ओवरऑल एक अच्छी पॉलिसी जो है बन सकती है। खैर, जो इनको टास्क दिया गया है अगले 1 महीने का, इन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट को देनी है। उसके अंदर सबसे पहली बात ये है to recommend a growth and development framework for housing sector including access to finance for bridging gap between demand and supply। तो ये एक फ्रेमवर्क और डिज़ाइन करेंगे फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर हाउसिंग सेक्टर। और उसके बाद इनको कहा गया है कि जी टू प्रपोज रिक्वायर्ड चेंजेस इन अर्बन प्लानिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस टू फैसिलिटेट वर्टिकल हाउसिंग डेवलपमेंट ग्रोथ इन फेडरल डोमेन। वर्टिकल हाउसिंग हमारा हमेशा से एक कंसर्न रहा है, क्योंकि देखें हम लोग एग्रीकल्चर मुल्क हैं और हमारा एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है इन हाउसिंग। तो उसके अंदर हम वर्टिकल डेवलपमेंट्स किस तरह कर सकते हैं उसके ऊपर भी ये लोग प्रपोजल देंगे। खैर, टू रिव्यू द करंट इम्पैक्ट ऑफ करंट टैक्सेशन regime for the sector and propose an equitable and enabling taxation regime for housing construction sector to spur growth। ये करंट टैक्सेशन को भी रिव्यू करने वाले हैं और करंट टैक्सेशन के अंदर देखिए जी हमारी तो रिकमेंडेशन ही है कि टैक्सेस थोड़े से लोअर किए जाएँ, जो नॉन फाइलर्स हैं उनको हल्का सा रिलीफ दिया जाए, क्योंकि मुल्क का पैसा मुल्क में रहना चाहिए। और अगर टैक्सेशन लो होगी तो ऑब्वियसली बात है ट्रांजैक्शंस बढ़ जाएंगी। अब आप खुद ही देखें कि अगर हम हायर टैक्सेशन लगाते हैं तो ट्रांजैक्शंस बहुत कम हो जाती हैं, तो गवर्नमेंट को तो अल्टीमेटली कम टैक्स आएगा ना। बेशक वो एक ट्रांजैक्शन पे ज़्यादा पैसे ले लें, जब ट्रांजैक्शन ही एक होगी तो फ़ायदा। हाँ, टैक्सेशन कम कर दें, ट्रांजैक्शंस थाउजेंड्स में चली जाएंगी, तो अब कैलकुलेट कर लें कि कितना रेवेन्यू गवर्नमेंट जनरेट कर सकती है। इसके बाद ये लोग जो है रिडक्शन ऑफ इनपुट कॉस्ट बाय रैशनलाइजिंग टैक्सेस ऑन कंस्ट्रक्शन इनपुट्स, ये बहुत ज़रूरी है। कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो टैक्सेशन है उसको रैशनलाइज किया जाए, कम किया जाए, और ताकि हमारे मुल्क के अंदर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटेट करती है यार। सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ लिंक्ड हैं, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, सीमेंट इंडस्ट्री, उसके बाद आपकी ये ब्रिक इंडस्ट्री, ये सारा कुछ इंटरलिंक्ड है। 72 अलाइड इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं रियल एस्टेट बिजनेस से। पॉसिबिलिटी ऑफ इंसेंटिव्स फॉर द सेक्टर वाइल रिमेनिंग विद इन ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक एंड फिस्कल फ्रेमवर्क। कुछ इंसेंटिव्स के बारे में भी सोचा जा सकता है। अभी रिसेंटली भी आप देख सकते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ने उनके जो 236K है और 236C है जो हम टैक्स देते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन चल रही है। और इस टास्क फोर्स के अंदर ऑलरेडी जो लोग आए हैं उनका ताल्लुक है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। तो इन लोगों ने ऑलरेडी एक समरी भी भेजी हुई थी, जिसका मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इन्होंने कहा कि यार विद होल्डिंग टैक्स को 1% किया जाए, FED टैक्स को ख़त्म किया जाए कुछ अरसे के लिए, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए
कंप्लीटली टैक्स फ्री कर दी जाए प्रॉपर्टी, ताकि पाकिस्तान के अंदर पैसा आए। ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही हैं फॉर आवर कंट्री एंड फॉर रियल एस्टेट सेक्टर। और अगर इतनी लो प्राइस पे और इतनी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ आप लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे इन रियल एस्टेट, तो ब्रो मेरा नुकसान नहीं है, दैट्स कम्प्लीटली योर लॉस। इंशाल्लाह ताला अगले 1-2 महीने के अंदर इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर जिस पॉइंट पे इस टाइम खड़ा था, प्रॉपर्टीज़ किस तरह बूम की। क्योंकि पिछले 6-7 महीनों के अंदर प्रॉपर्टीज़ स्टेबल रही हैं, प्लस ग्रोथ में रही हैं। क्योंकि हमने उससे पहले देखा कि मार्केट नीचे गई थी, क्रैश कर गई, एंड वी आर एट द लोएस्ट। ये बाइंग टाइम है, ये सेलिंग टाइम नहीं है। अगर आप इस वक्त इंडस्ट्री को इस चीज़ से कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैं कोई चीज़ बेचना चाह रहा हूं तो वो कितने में बिक रही है, तो आप बेवकूफ़ हैं। आप ये देखें कि आपको मिल कितने में रही है और कितने में मिला करती थी। खैर, दैट वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू। आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।